17 फरवरी 1883 दिन शनिवार। बम्बई से 3054 किलोमीटर दूर अदन पोर्ट के पास जेल में एक 37 साल के बेहद कमज़ोर लेकिन लंबे चौड़े फ्रेम के मालिक एक भारतीय कैदी की मृत्यु हो जाती है। यह कैदी महान भारतीय क्रांतिकारी वासुदेव बलवंत फड़के थे। 1857 के गरिमामयी किंतु असफल विप्लव के बाद हथियारों द्वारा ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को समाप्त करने के लिए संगठन बनाने वाले वासुदेव बलवंत फड़के भारतवर्ष के क्रांतिकारी आंदोलन की पहली आहुति थे। ट्रू हिस्ट्री प्रोजेक्ट की हमारे अमर क्रांतिकारी सीरीज में आज बात वासुदेव बलवंत फड़के के बलिदान की। मैं हूं देवेंद्र चौहान और स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम आपके लिए ला रहे हैं भारत के महान क्रांतिकारियों की वीर गाथाएँ। फड़के चितपावन मराठा ब्राह्मण थे। उनका परिवार मूल रूप से कोंकण के रत्नागिरी जिले के केलशी गांव से था। 16वीं शताब्दी में उनके पूर्वज कोलाबा जिले के गांव शिरधों आ गए। सन 1818 में तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध में जब पेशवा की अंतिम पराजय हुई तब एक मराठा सिपहसालार अनंतराव के पास कर्नाला के किले की कमान थी। शिरधों गांव इस किले से बहुत दूर नहीं था। जनवरी 1818 में अनंतराव को भयंकर लड़ाई के बाद किले को ब्रिटिश कर्नल प्रोथर को सौंपना पड़ा। बाद में भी अनंतराव और उनके पुत्र बलवंतराव अपने इलाके में सूबेदार नाम से जाने जाते थे। यही अनंतराव वासुदेव बलवंत फड़के के दादा थे। 4 नवंबर 1845 को पांडुरंग बलवंतराव और उनकी पत्नी सरस्वती बाई के घर आज के रायगढ़ जिले के शिरधों गांव में वासुदेव बलवंत फड़के का जन्म हुआ। परिवार में धार्मिक माहौल था। फड़के परिवार के कुल देवता श्री दत्ता थे। दादा अनंतराव ने वासुदेव को देश प्रेम और व्यायाम की शिक्षा दी। जब वासुदेव 12 बरस के थे तो उनके दादा अनंतराव का अप्रैल 1857 में निधन हो गया। वासुदेव के पिता बलवंतराव चाहते थे कि उनका लड़का पढ़ लिख कर आगे बढ़े। आर्थिक तंगी के बावजूद वासुदेव की पढ़ाई में कोई कमी नहीं रखी गई। कल्याण के प्राइमरी स्कूल में 4 साल तक पढ़ाई करने के बाद वासुदेव की आगे की शिक्षा 1859 से बम्बई और पूना में हुई। यहाँ उन्होंने अंग्रेजी भाषा पर विशेष ध्यान दिया। फड़के ने 1862 में केवल 17 बरस की उम्र में बम्बई विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट किया और पूरी बॉम्बे प्रेसिडेंसी में ग्रेजुएट करने वाले वे पहले कुछ छात्रों में शामिल थे। 1857 के संघर्ष के दौरान अंग्रेज़ों ने बड़ी बेरहमी से विद्रोह करने वालों को कुचला और विद्रोही सैनिकों का साथ देने वाले राजे रजवाड़ों को उखाड़ फेंका। लेकिन 1 नवंबर 1858 की सरकारी घोषणा में सरकार ने अंग्रेज़ों का साथ देने वाले रजवाड़ों, जमींदारों, ताल्लुकदारों और जागीरदारों के सिर पर हाथ रखा और उन्हें निरंकुश बनने की छूट दी। सन 1860 में वासुदेव का विवाह साईबाई के साथ कर दिया गया। इस विवाह से उन्हें अपनी एकमात्र संतान एक बेटी मुथुताई प्राप्त हुई। जब वासुदेव ने अपनी पढ़ाई पूरी की तब तक उनके परिवार की आर्थिक दशा काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। इसलिए केवल 15 साल की छोटी सी आयु में वासुदेव ने बम्बई के ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे में एक क्लर्क के रूप में नौकरी कर ली। इसके बाद उन्होंने ग्रांट मेडिकल कॉलेज में नौकरी की और फिर सन 1864 में ब्रिटिश सेना के वित्त विभाग में उन्हें नौकरी मिल गई। अगले साल 1865 में उनका तबादला विभाग के पूना कार्यालय कंट्रोलर ऑफ मिलिट्री अकाउंट्स में हो गया। पूना आने पर वासुदेव बलवंत फड़के ने भारत में ब्रिटिश राज के विरुद्ध जन आक्रोश को संगठित करने का प्रयास किया। फड़के को पूना में लहूजी राघोजी साल्वे या वस्ताद साल्वे के रूप में एक गुरु मिल गया जो पूना के गंजपेट में एक व्यायामशाला चलाते थे। वस्ताद साल्वे का ताल्लुक तब अछूत समझी जाने वाली मांग बिरादरी से था। इससे पता चलता है कि देश प्रेम की भावना ने फड़के को जाति बिरादरी के भेद से ऊपर उठा दिया था। साल्वे की व्यायामशाला जंगल के इलाके में थी और यहाँ सामान्य कसरत के साथ हथियार चलाने की भी ट्रेनिंग दी जाती थी। साल्वे पारंपरिक मराठी मार्शल आर्ट्स के विशेषज्ञ भी थे। उनकी इस व्यायामशाला में बाल गंगाधर तिलक, ज्योतिबा फूले, सदाशिवराव परांजपे, मोरो विट्ठल वाल्वेकर जैसे विद्वान भी दीक्षा लेते थे। यहीं पर
फड़के के भारत को आज़ादी दिलाने के विचार पक्के हुए और उन्हें इसके लिए एक रास्ता भी मिल गया। साथ ही यह पाठ भी उन्होंने सीखा कि समाज के पिछड़े वर्गों को साथ लिए बिना भारतवर्ष की मुक्ति संभव नहीं है। इन्हीं दिनों प्रसिद्ध विद्वान, समाज सुधारक और लेखक जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे बॉम्बे प्रेसिडेंसी के शहरों में अपने व्याख्यान दे रहे थे। वे एक प्रसिद्ध जज थे और उन दिनों उनकी लिखी किताबें बम्बई प्रांत में हाथों हाथ बिका करती थी। फड़के ने जस्टिस रानाडे के वे व्याख्यान सुने जिनमें वे ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियों को भारत की बदहाली, गरीबी और पिछड़ेपन का जिम्मेदार बताते थे। इन व्याख्यानों का फड़के पर गहरा असर हुआ। इन्होंने अपने मित्रों वामन भावे और लक्ष्मण इंद्रपुरकर के साथ मिलकर पूना नेटिव एसोसिएशन की स्थापना की, जो बाद में महाराष्ट्र एजुकेशन सोसाइटी के नाम से प्रसिद्ध हुई। साथ ही इन्होंने भावे स्कूल की स्थापना में भी योगदान दिया। फिर इसी क्रम में सन 1870 में फड़के ने ऐक्यवर्धिनी सभा की स्थापना की। फिर सन 1871 में एक दिन फड़के को अपने गांव से एक पत्र मिला जिसमें लिखा था कि फड़के की मां बहुत बीमार हैं और फड़के को तुरंत घर बुलाया है। फड़के ने तुरंत छुट्टी की अर्जी दी, पर अंग्रेज अधिकारी ने छुट्टी देने से मना कर दिया। यहाँ तक कि दोबारा अर्जी देने पर भी उन्हें छुट्टी नहीं मिल सकी। फिर भी फड़के अपनी माता से मिलने गांव आए, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वे अपनी माता को जीवित नहीं देख पाए और इस घटना ने उनका मन ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति कड़वाहट से भर दिया। सन 1872 में फड़के की पत्नी साईबाई का देहांत हो गया। फड़के ने 1873 में फिर से शादी कर ली। उनकी दूसरी पत्नी गोपिकाबाई ने आभूषणों को त्याग दिया। फड़के ने गोपिकाबाई को न केवल पढ़ना लिखना सिखाया, बल्कि घुड़सवारी, निशानेबाजी और तलवारबाजी का भी प्रशिक्षण दिलाया। साथ ही उन्होंने उन्हें धर्म ग्रंथों और संस्कृत की पढ़ाई भी कराई। 1870 का दशक पूरे दक्कन में आम हिंदुस्तानी के लिए बदहाली का समय था। लगान इकट्ठा करने में सरकारी मुलाजिमों की तरफ से सख्ती की जा रही थी और लगान की दर भी काफ़ी बढ़ गई थी। वो भी तब जबकि दक्कन के कई ज़िले उस समय भयंकर सूखे का सामना कर रहे थे। खाने पीने के सामानों की भारी किल्लत ने ज़रूरी चीज़ों के दाम बढ़ा दिए और फिर महामारी ने लोगों को मारा। सन 1880 के अकाल आयोग के अनुसार ही इस अकाल में 8 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। साहूकार और जंगल के ठेकेदार अमीर हुए और गांवों व जंगलों में रहने वालों का जीना मुश्किल हो गया। उस वक्त वासुदेव बलवंत फड़के ने अपनी डायरी में लिखा, रात दिन इस पर और हजार तरह की अनेक कठिनाइयों पर विचार करके मुझ पर अंग्रेज़ों को भारत से खदेड़ देने की धुन सवार हो गई। मुझे कुछ और नहीं सूझता था। दिमाग में यही बात बैठ गई थी। मैं आधी रात में उठकर बैठ जाता और अंग्रेज़ों को मिटा देने की सोचता, जैसे इस विचार ने मुझे पागल बनाकर रख दिया हो। तांडव गिळावया खास, नाचत गरजत काक बळीच्या गळ्यावरी फास, रक्तमास लुटण्यास गिधाडे येऊ देत क्रूर। उस समय बड़ौदा एक 21 गन सैल्यूट वाला बड़ा मराठा राजघराना था। यहाँ 1872 से ब्रिटिश रेजिडेंट रॉबर्ट फायरे और वहाँ के राजा यानी बड़ौदा के गायकवाड़ मल्हार राव के बीच झगड़ा चल रहा था। 1875 में सरकार ने मल्हार राव को पद से हटाया और निर्वासित कर मद्रास भेज दिया। आम जनता में इस पर खासी नाराज़गी थी। फिर सन 1875 से फड़के ने देश की गरीबी पर और अर्थव्यवस्था के विनाश पर सार्वजनिक भाषण दिए और इस संबंध में महाराष्ट्र के दक्षिणी जिलों का दौरा किया। वो हर इतवार को पनवेल, पलासपे, दसगांव और नरसों बासोवाड़ी के आसपास के क्षेत्रों में दौरे कर आमजन को संबोधित करने लगे। पहले उन्होंने शिक्षित वर्ग से पैसे, हथियार और आदमियों की सहायता मांगी, पर उनकी बातों को पढ़े लिखे वर्ग ने कोई खास तवज्जो नहीं दी। फिर फड़के ने ग्रामीण और आदिवासी जनता को संगठित करने का प्रयास किया। इसमें उन्हें सबसे पहले रामोशी जनजाति का साथ मिला। फड़के ने एक सशस्त्र सैन्य दल तैयार करना शुरू किया। बाद में कोली, भील और धनगर जनजातियों ने भी उनके आह्वान पर उनके सैन्य दल में शामिल होना शुरू किया। इस तरह देखते ही देखते फड़के के नेतृत्व में 300 विद्रोही लड़ाकों का दल तैयार हो गया। उनके साथी विष्णु गर्दे, गोपाल साठे, देवधर और गोपाल हरि कर्वे ने पुणे से 8 मील दूर लोनी के बाहर
अपने संगठन की घोषणा की। फड़के ब्रिटिश सेना के वित्त विभाग में काम कर चुके थे, इसलिए उन्हें दुश्मन की ताकत का अंदाज़ा था और उन्होंने पहले छापामार युद्ध के माध्यम से लड़ाई शुरू की। उनकी रणनीति गांव के पैसे वाले वर्ग से ज़बरदस्ती धन इकट्ठा कर ज़्यादा हथियार और आदमी इकट्ठे करना, रेलवे डाकतार पर हमले कर संचार को ठप करना और छापेमार युद्ध द्वारा ब्रिटिश सरकार को पंगु बनाना था। दरअसल पहले फड़के ने समृद्ध वर्ग से स्वेच्छा से अपने सशस्त्र क्रांति के लिए दान देने की अपील की, पर उनका मजाक उड़ाया गया। तब फड़के ने अपनी डायरी में लिखा, यदि ये रईस लोग स्वराज के लिए स्वेच्छापूर्वक धन नहीं देते तो क्यों ना इन्हें लूट कर ही धन एकत्र किया जाए। सशस्त्र क्रांति के लिए फड़के का पहला धावा 23 फरवरी 1879 को हुआ। पूना के शिरूर तालुके में धमारी गांव में बालचंद फौजमल शंकला के घर ब्रिटिश सरकार के लगान का पैसा इकट्ठा होता था। फड़के ने इस मारवाड़ी साहूकार को लूटा, उसके बही खाते जलाए। उन्होंने लूट के 400 रुपये अकाल पीड़ितों पर खर्च कर दिए। इसके जवाब में सरकार ने फड़के को डकैत घोषित कर दिया। धमारी गांव से फड़के के दल ने दड़वी, निम्ब गांव, पनमाला और जेजुरी गांवों में साहूकारों और अंग्रेज़ों के समर्थक धनिकों को लूटा। 5 मार्च 1879 को फड़के ने वल्हे गांव पर धावा बोल दिया और फिर खेड़ के भोर क्षेत्र में हरानई, मंगडारी, सावर गांव और चांदखेड़ गांवों के धनिकों को लूटा। इस तरह इन कार्रवाइयों में फड़के ने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि महिलाओं, बच्चों या बाकी गांव वालों को किसी तरह की परेशानी न हो। जल्दी ही उनकी रॉबिनहुड वाली छवि बन गई और ग्रामीण क्षेत्रों की आम जनता उनसे सहानुभूति रखने लगी और उन्हें ग्रामीण अंचल का सहयोग मिलने लगा। श्वासानोचा वायू संगे ओलांडून भिंत अन आईला कळवा अमुच्या हृदयातील खंत। इसी बीच उनके एक साथी दौलतराव नाइक ने कोंकण क्षेत्र का रुख किया। 10 और 11 मई 1879 को दरमियानी रात को दौलतराव नाइक ने पलसपे और चीखली गांव में बड़ी लूट की। बड़ौदा के दीवान के घर लूट में इन्होंने लगभग 1.5 लाख रुपए लूटे। जवाब में ब्रिटिश सरकार ने जिले के पुलिस सुपरिंटेंडेंट मेजर डेनियल को भेजा। जब दौलतराव घाट माथा की तरफ लौट रहे थे तो मेजर डेनियल ने उन्हें घेर लिया और गोली मार दी। फड़के के लिए ये बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि रामोशी जनजाति के लोग फड़के के प्रमुख समर्थकों में थे और इससे फड़के की सेना कमज़ोर हो गई, पर वे हार मानने वाले नहीं थे। 13 मई 1879 को धनूर की लड़ाई में फड़के के सैन्य दल का अंग्रेजी सेना से सीधा मुकाबला हुआ। फड़के की सेना ने कई अंग्रेज अधिकारियों को मार दिया और सरकारी भवनों में आग लगा दी। यहाँ तक कि पूना के एक हिस्से पर कुछ दिन के लिए फड़के का कब्जा हो गया। ब्रिटिश सरकार ने उन पर 50,000 रुपये का इनाम रखा। जवाब में फड़के ने अगले ही दिन बम्बई प्रांत में वासुदेव के हस्ताक्षर वाले इश्तेहार लगवा दिए, जिनमें बम्बई के गवर्नर सर रिचर्ड टेम्पल के सिर पर 75,000 रुपये का इनाम रखा और बाकी अंग्रेज अधिकारियों के सिरों पर भी उनके ओहदे के मुताबिक इनाम की घोषणा की गई। जून 1879 को लंदन के द टाइम्स अखबार ने फड़के पर एक लंबा संपादकीय लिखा। उन्होंने दक्षिण के श्री शैल मल्लिकार्जुन मंदिर का रुख किया और वहीं छिपे रहे। जब फड़के को पता चला कि दौलतराव नाइक के बलिदान के बाद कुछ रामोशी देश प्रेम के बजाय लूट को तवज्जो दे रहे हैं और फड़के के महान कार्य में उन्हें विशेष दिलचस्पी नहीं रह गई है, तब फड़के का ध्यान निज़ाम हैदराबाद के इलाके की तरफ गया। उन्होंने निज़ाम के इलाके का दौरा किया और रोहिल्लों के नेता इस्माइल खान से भेंट कर करीब 500 रोहिल्ला लड़ाकों को अपनी एक नई सेना में भर्ती किया। धीरे धीरे महाराष्ट्र के 7 जिलों में पुलिस और प्रशासन के अधिकारी फड़के के ख्याल से भी डरने लगे। फड़के को पकड़ने की जिम्मेदारी मेजर डेनियल को सौंपी गई, जो पूरे इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ थे। मेजर डेनियल ने पूरे प्रदेश के लिए सतर्कता आदेश जारी करने का काम किया, पर हर मराठा परिवार में फड़के के लिए सहानुभूति थी और उनके नाम के किस्से दूर दराज के गांवों में जन्म लेने लगे। तभी पुलिस को फड़के के दक्षिण में होने का पता चल गया। मेजर डेनियल 17 जुलाई 1879 को हैदराबाद पहुंचा और उसने वहां ब्रिटिश रेजिडेंट
सर रिचर्ड मीड से मुलाकात की। रिचर्ड मीड ने हैदराबाद के निज़ाम महबूब अली खान सिद्दीकी के दीवान मीर तुराब अली खान को तुरंत अपनी सेना को ब्रिटिश पुलिस की सहायता करने का हुक्म दिया। अब मेजर डेनियल और निज़ाम के पुलिस कमिश्नर अब्दुल हक फड़के के पीछे पड़ गए। उन्होंने फड़के के साथियों को पकड़ा और उन्हें तरह तरह के लालच दिए। 20 जुलाई 1879 को वासुदेव बलवंत फड़के पंढरपुर जाते हुए रात को जंगल में एक मंदिर में रुके हुए थे। मंदिर बीजापुर के बागलकोट तालुके के कलदगी गांव के पास था। किसी भेदिए ने फड़के के यहाँ होने की सूचना पुलिस को दे दी। आधी रात को अचानक पुलिस ने धावा बोलकर निहत्थे फड़के को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें बागलकोट से पूना जेल ले जाया गया। 3 नवंबर 1879 को फड़के और उनके 14 साथियों पर डकैती डालने, डकैतों के साथ ब्रिटेन की महारानी के विरुद्ध युद्ध का षड्यंत्र करने, युद्ध के लिए हथियार और आदमी जमा करने और सरकार के विरुद्ध असंतोष भड़काने के आरोप लगाए गए। पूना जेल में रहते हुए फड़के को भारी यातनाएं दी गई, जिन्हें इस महान क्रांतिकारी ने हंसते हंसते सहा। आज यह जेल महाराष्ट्र राज्य में CID का हेडक्वार्टर है। फड़के एक डायरी लिखा करते थे और श्री शैल मल्लिकार्जुन में रहते हुए उन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखनी शुरू की थी। इन दोनों दस्तावेजों को उनके विरुद्ध साक्ष्य के रूप में पेश किया गया। सार्वजनिक काका के नाम से प्रसिद्ध गणेश वासुदेव जोशी उनका मुकदमा लड़ने के लिए स्वयं आगे आए। महादेव चिमनाजी आपटे और चिंतामन पांडुरंग ने भी सेशन कोर्ट में बचाव पक्ष यानी फड़के की सहायता की। फड़के ने अदालत में जज न्यूनहैम के सामने जो बयान दिया वो इस महान क्रांतिकारी के उच्च आदर्शवाद, देश से अनुराग, बलिदान की अभिलाषा और उपनिवेशवाद की गहरी आर्थिक समझ का सबूत है। फड़के ने कहा, ब्रिटिश शासन के कारण ही भारत भुखमरी से होने वाली मौतों का शिकार हो रहा है। हमारे उद्योगों को बर्बाद किया जा रहा है। इंग्लैंड से मंगाई जा रही चीज़ों पर टैक्स से छूट है ताकि हम अपने देश में कोई उद्योग न चला सकें। लोगों को संपूर्ण विनाश से बचाने का एक ही तरीका मुझे सूझा है और वह है ब्रिटिश शासन से मुक्ति। दिन रात मैं एक ही प्रार्थना करता हूँ और एक ही विचार मेरे मन में आता है, हे भगवान, भले ही मेरे प्राण भी चले जाएं, मेरा देश स्वतंत्र हो जाए, मेरे देशवासी प्रसन्न हों। इसी उद्देश्य से मैंने हथियार उठाए हैं, एक सेना तैयार की और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह किया। आज यह प्रत्येक भारतवासी का कर्तव्य है। मैं इसमें सफल नहीं हो सका, लेकिन किसी दिन कोई ना कोई ज़रूर सफल होगा। मेरे देशवासियों, मेरी असफलताओं के लिए मुझे क्षमा करना। कहने की ज़रूरत नहीं कि फड़के पर लगे सारे आरोप सिद्ध हुए। जज मिस्टर न्यूनहैम ने उन्हें आजीवन काले पानी की सज़ा दी। काले पानी की सज़ा मौत की सज़ा से भी बदतर समझी जाती थी। फड़के ने इस सज़ा के विरुद्ध बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील की, पर उम्मीद के मुताबिक अपील ठुकरा दी गई। इससे फड़के को अंडमान की जेल भेजे जाने का रास्ता तो साफ हो गया, पर दिक्कत ये थी कि अंडमान की जेल में 1857 के विद्रोह के सज़ा याफ्ता कैदियों को रखा गया था, जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी और जिनमें से कई की जल्दी ही रिहाई होनी थी। ब्रिटिश अधिकारियों को डर था कि फड़के अंडमान जेल के कैदियों में फिर से आज़ादी की अलख जगा सकते हैं, इसलिए आखिरी वक्त पर उनके निर्वासन की जगह अंडमान से बदलकर अदन जेल कर दी गई। अदन लाल सागर के पास यमन के इलाके में पिछले 40 सालों से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक सेटलमेंट यानी छोटी कॉलोनी थी। बम्बई के समुद्र तट से कोई 3000 किलोमीटर दूर अदन की जेल ज़्यादा सुरक्षित, छोटी और मजबूत थी। ये इलाका सीधे बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अधिकार क्षेत्र में था। 3 जनवरी 1880 को तेहरान नामक ब्रिटिश जहाज़ बम्बई से फड़के को लेकर अदन के लिए चला। अदन की जेल में तमाम मुसीबतों, यातनाओं, अकेलेपन के बाद भी फड़के ने ब्रिटिश राज से मुक्ति के लिए संघर्ष का सपना नहीं छोड़ा। लगभग 6 महीने बाद 12 अक्टूबर 1880 को उन्होंने जेल के एक दरवाजे को उखाड़ा, उसे सीढ़ी बनाया और दीवार फांदकर बाहर आ गए। पर एक तरफ समंदर और दूसरी तरफ रेगिस्तान था। इस पर अदन के निवासियों की भाषा से भी वे अनजान थे और रास्तों से भी।
उन्हें जल्दी ही पकड़ लिया गया और भयंकर यातनाएं दी गई। उनका शरीर बहुत कमज़ोर हो गया और बाद में उन्हें टीबी हो गई। फड़के ने जेल में अमानवीय व्यवहार के विरोध में आमरण अनशन शुरू कर दिया। 4 दिन बाद 17 फरवरी 1883 शाम के 4:20 पर भारतवर्ष की सशस्त्र क्रांति का यह अमर सेनानी अपनी मातृभूमि से 3000 किलोमीटर दूर हमेशा के लिए सो गया। वासुदेव बलवंत फड़के भारतीय क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए। उनके जीवन पर मराठी में नाटक लिखे गए। राष्ट्रकवि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने बंगाली उपन्यासों में कई बार फड़के के जीवन चरित्र से मेल खाते पत्रों को रखा। यहाँ तक कि ब्रिटिश सेंसर से बचने के लिए उन्हें आनंद मठ के 5 एडिशन छापने पड़े। फड़के की याद में उनके गांव शिरधों में 14 नवंबर 1940 को एक स्मारक स्तंभ का अनावरण किया गया। 1 फरवरी 1943 को स्वयं विनायक दामोदर सावरकर शिरधों आए और उन्होंने फड़के के स्मारक स्तंभ के सामने भाषण दिया। सावरकर ने कहा, हमारे हृदय में जलती भारतीय स्वतंत्रता की अभिलाषा की मशाल की लो वासुदेव बलवंत के हृदय में जलती मशाल से प्रदीप्त हुई थी। जब भी आपको प्रेरणा की आवश्यकता हो और कोई मार्ग न सूझता हो तो यह दीप आपके हृदय को आलोकित करेगा और आपका पथ प्रदर्शन करेगा। द फोरम ने लिखा, आज हालांकि फड़के की राख उनकी मातृभूमि से बहुत दूर विराजमान है, पर उनकी आत्मा उन महान भारतीयों के स्वर्ग में शामिल हो गई है जो भारतीय इतिहास की यात्रा में अपने पद चिन्ह छोड़ गए हैं। फड़के के गौरवपूर्ण बलिदान के 64 साल बाद भारतवर्ष आज़ाद हुआ। उनकी पहली प्रामाणिक जीवनी मराठी में विष्णु श्रीधर जोशी ने लिखी, जिसे 1947 में वीर सावरकर प्रकाशन ने प्रकाशित किया। वर्ष 1984 में सरकार ने फड़के की याद में डाक टिकट जारी किया। बीच बीच में उनके जीवन पर लघु उपन्यास हिंदी व मराठी भाषा में छपते रहे। 3 दिसंबर 2004 में संसद भवन में फड़के के चित्र का अनावरण किया गया। यह चित्र सुहास बहुलकर द्वारा बनाया गया है। वर्ष 2004 में लोकसभा सचिवालय ने फड़के की एक संक्षिप्त जीवनी छापी, जिसमें इनसे जुड़े कई दुर्लभ दस्तावेज और फोटोग्राफ सामने आए। 2007 में गजेंद्र अहिरे ने मराठी व हिंदी में वासुदेव बलवंत फड़के एक क्रांतिवीर नाम से एक फिल्म इनके जीवन पर बनाई, जिसमें अंजिक्य देव ने फड़के की भूमिका निभाई। आद्य क्रांतिकारी वासुदेव बलवंत फड़के को नमन। भारत के अमर क्रांतिकारियों पर आधारित ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। यदि कार्यक्रम पसंद आया हो तो बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले कार्यक्रम तक मुझे डॉक्टर देवेंद्र चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।